हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का 8 तारीख का न्यूज़पेपर। और कोशिश करूंगा कि ये जो इतनी भारी भरकम अंग्रेजी में आपके सामने न्यूज़पेपर लाया जाता है उसको आसान भाषा में आपको समझा जाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है क्या कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोला तो रशिया ने जो यूक्रेन के पोर्ट्स थे जहां से सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। जिस वजह से हुआ क्या कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो ग्रेन सप्लाई किए जाते थे यूक्रेन से या सनफ्लावर ऑयल सप्लाई किया जाता था उस पर पूरी तरीके से रोक लग गई। अब उसको सुलझाने के लिए साइन किया गया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसमें रशिया से 120 दिन ले लिए गए और बोला गया कि भाई 120 दिन के लिए ये जो यूक्रेन के पोर्ट्स आपने अपने कब्जे में ले लिए इनको रिलैक्सेशन दे दो जिससे कि चीजें एक्सपोर्ट हो पाए। अब हुआ क्या है कि ब्लैक सी ग्रेन जो साइन किया गया था इनिशिएटिव, उसके 120 दिन खत्म हो गए हैं जुलाई में ही। तो अब फिर से कोशिश की जा रही है कि G20 में जब सारे देश मिल रहे हैं तो इसको फिर से आगे के लिए एक्सटेंड करवाया जा सके। अगली बात करते हैं दोस्तों की बातें चल रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो ही गया है कि अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 का हिस्सा बन जाएगा। चाइना, रशिया, बाकी देशों ने इसके समर्थन में बात बोल दी है। जो शेरपा वाला समिट हुआ था G20 का नूह जिले में, हरियाणा के, वहां पे ये बात डिसाइड की गई है कि अफ्रीकन यूनियन भी G20 का हिस्सा बनेगा और 21वां मेंबर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अगला है दोस्तों कि मोदी जी अभी गए थे एशियान समिट अटेंड करने जकार्ता इंडोनेशिया में। वहां पे मोदी जी ने रखा है दोस्तों 12 पॉइंट प्रपोजल। 12 पॉइंट प्रपोजल दोस्तों फोकस कर रहा है कि इंडिया के जो टाइज हैं एशियान के साथ उसको और बेटर किया जा सके। जो ट्रेड है, एक ट्रेड रूट डेवलप किया जा सके जो कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और यूरोप को कनेक्ट करे, टेररिज्म को काउंटर करें। तो इसके लिए ही ये पूरा 12 पॉइंट प्रपोजल मोदी जी ने रखा है एशियान समिट में जाके। दोस्तों, बात है दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी हुई। एक्चुअली एक शर्मा जी थे, थोड़े अलग शर्मा जी हैं, हमारे वाले शर्मा जी नहीं है ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक पिटिशन फाइल की सिंगल जज बेंच के सामने दिल्ली हाई कोर्ट में, और इन्होंने बोला कि भाई साहब ये देखना चाहिए कि आज तक इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करप्शन किया हो उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। आईआईटी आईएम्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये गलत तरीके से बनाए गए हैं, इन सभी के खिलाफ उन्होंने पिटिशन फाइल की। पर जो सिंगल जज की बेंच थी उन्होंने इनके खिलाफ जजमेंट दे दिया। फिर ये अपील में गए डिवीजन बेंच के सामने, 2 जजों की बेंच के सामने, और इन्होंने भाई साहब ने क्या बोल दिया वहां पे जाके कि ये जो सिंगल जज की बेंच ने डिसीजन दिया है इन मैडम के खिलाफ केस फाइल होना चाहिए, इन मैडम को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरे राइट्स वॉयलेट किए हैं। अब इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, अब ऐसा बोलने पर ही उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चल गया है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि भाई ऐसा आपका कहना एक तरीके से आप लोगों की नजरों में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको डिमीन कर रहे हो। इसकी वजह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है। फिर नीचे चलते गए और अब बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बात है पांढरपुर टेम्पल्स एक्ट। दोस्तों, 2 मंदिर बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, और भी मंदिर फेमस है, पर जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है विठल जी से जुड़ा हुआ और रुक्मिणी देवी जी का टेम्पल है पांढरपुर वाले एरिया में, उससे जुड़ा हुआ। बात है कि पहले वहां के जो पुजारी थे उनके पास हेरिडिटरी राइट्स थे। आज बाप है तो कल बेटा वहां पे पुजारी बनता था। पर उसके बाद एक एक्ट लाया गया 1973 में, पांढरपुर टेम्पल्स एक्ट, जिसने हेरिडिटरी राइट्स को खत्म कर दिया था। अब इसी एक्ट को चैलेंज करने के लिए पिटिशन फाइल की गई। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि भाई साहब जो पांढरपुर एक्ट है वो एकदम वैलिड है, वो किसी के भी रिलीजियस राइट्स को, जो लोग डिवोटीज आते हैं या पिलग्रिमेज के तौर पे आते हैं टेम्पल में, उनके वॉयलेट नहीं करता है राइट्स। तो ये बात है पांढरपुर टेम्पल्स एक्ट से रिलेटेड। उसके नीचे अगर हम चलें, और एक और बात याद रखना कि उससे हुआ क्या था उस एक्ट से कि पहले तो प्राइवेट ओनरशिप थी उन मंदिरों में, फिर वो स्टेट के पास आ गई थी। ये भी एक चीज उससे रिलेटेड है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर नीचे चलते 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 ये क्रोकोडाइल आ गया भाई साहब, वही क्रोकोडाइल के आंसू जो आपके एक्स ने कभी भाए थे। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते चलते भाई, नीचे चलते चलते चलते, ये डिसअपीयरिंग लैंग्वेजेस से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है फाइंडिंग सियोल इन इंडो पैसिफिक। तो ये बात क्या है
क्यों कह रहे हैं ये सब? तो भाई ये कह इसलिए रहे हैं, एक्चुअली कैंप डेविड समिट एक हुआ था कुछ समय पहले। कैंप डेविड समिट कहां पे? यूएसए में हुआ था, जिसमें किस किसने हिस्सेदारी ली थी? यूएसए था उसमें एक, साउथ कोरिया था और जापान। ये तीन देश कैंप डेविड समिट का हिस्सा बने थे। तो अभी तक क्या होता था कि पहले तो साउथ कोरिया चाइना के खिलाफ इतना खुल के नहीं आता था, चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करता था। पर कैंप डेविड समिट में एक तरीके से साउथ कोरिया ने भी बोला है कि साउथ चाइना सी में जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है चाइना के द्वारा, और वहीं यूएसए ने भी बोला कि ये जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है ये भी ठीक नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अब इंडिया को साउथ कोरिया का भी सपोर्ट मिलेगा, जब इंडिया चाइना को क्रिटिसाइज किया करेगा, चाइना के खिलाफ एक्शंस लिया करेगा। अभी तक वो सपोर्ट साउथ कोरिया से नहीं मिलता था। तो कैंप डेविड समिट से इंडिया को फायदा होगा इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, इसका जिस्ट है, वो तो आप पूरा डीप में चले जाइएगा, पर ये इसका जिस्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो बात आ रही है कि चाइना आज तक जो पूरे विश्व पे राज किया करता था ट्रेड पे, अब उसके एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि समय किसका है? भारत का है, हिंदुस्तान का है। आने वाला सत्र, आने वाला डिकेड पूरा भारत का है। तो लगातार 4 महीने ऐसे हो गए हैं कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरबीआई के नए लेंडिंग गाइडलाइंस की। तो दोस्तों आज तक क्या होता था कि अगर आप कोई गाड़ी का लोन लेने जाते थे या आप हाउस लोन लेने जाते थे तो आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे। पर अब आरबीआई की नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप लोन लेने के बाद अपने आप को स्विच कर सकते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पर ऐसा आप कुछ ही बार कर पाएंगे इन गाइडलाइंस के हिसाब से, और इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी देने पड़ेंगे। आप इसमें अपनी ईएमआई का टेन्योर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और इससे पहले तक क्या होता था कि अगर आप कोई ईएमआई में डिफॉल्ट कर जाते थे तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती थी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही लगा दी जाती थी, उसको उसी में ही ऐड कर दिया जाता था। पर आरबीआई ने अब इसके ऊपर रोक लगा दी और बोला गया है बैंक्स को कि आप अलग से वो चार्ज करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको ऐड ऑन मत करो। ठीक है, और अब बात करते हैं हीट इंडेक्स की। हीट इंडेक्स क्या बताता है आपको कि जब कोई हवा चलती है तो उस हवा का टेम्परेचर आपको कितना महसूस हो रहा है, ये होता है हीट इंडेक्स। ये बताता है हीट इंडेक्स। और हीट इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट होता है, वो आपको ये बताता है कि कितने टेम्परेचर में जो हवा है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो हीट इंडेक्स में ड्यू पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आपको ये बताया जा सके कि आपकी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को अभी हवा का टेम्परेचर कितना फील हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के तो चेहरे से बखूबी आप परिचित हैं, बोर हो गया हूं मैं इनको देख देख के, इनको नहीं पढ़ा रहा हूं। फिर बात करते हैं आने वाली रिपब्लिक डे परेड की अगले साल। तो बात चल रही है कि जो क्वाड नेशन के लीडर्स हैं, क्वाड ग्रुप में कौन कौन आता है भाई? यूएसए आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया भी उसका हिस्सा है। तो इन देशों के जो लीडर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाए रिपब्लिक डे परेड में, और क्वाड समिट भी एक कर लिया जाए हाथों हाथ। अगले साल रिपब्लिक डे परेड में यहाँ के देश के प्रतिनिधि आ सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों, एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन रमी लोगों को खिलवाती है। कंपनी का नाम है कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों बात थी 21,000 करोड़ रुपए की, 21,000 करोड़ रुपए की जीएसटी डिफॉल्ट की। इस कंपनी के खिलाफ पिटिशन फाइल की थी जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जिसमें बोला गया था कि इन्होंने जीएसटी नहीं पे किया है। तो इसके ऊपर ही कर्नाटका हाईकोर्ट का ये डिसीजन आया कि भाई साहब जो ऑनलाइन रमी खेली जाती है, पत्तों का खेल खेला जाता है, वो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। अगर ये गेम ऑफ चांस होता लाइक बेटिंग, गैम्बलिंग, तो इसके ऊपर 28% जीएसटी अट्रैक्ट होती है। पर क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की है इस कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जीएसटी डिपार्टमेंट ने। देखते हैं क्या निकल के आता है। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर गेम ऑफ चांस होता है लाइक बेटिंग, गैम्बलिंग, तो इसके ऊपर जीएसटी है 28%, पर गेम ऑफ स्किल के ऊपर जीएसटी नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे 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 हम जाते हैं तो आता है डार्क पैटर्न्स।
तो ये डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं दोस्तों? सेंटर अभी कुछ गाइडलाइंस इशू कर रहा है जिसके बाद जो वेबसाइट्स हैं अलग अलग, वो डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो या किसी और वेबसाइट पे जाते हो, तो आपको सब्सक्रिप्शंस बेचे जाते हैं कि आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपका फायदा हो जाएगा। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो बहकावे में आके, और बाद में उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने जाते हो, तो अलग अलग पेजेस खुलने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है, आप कैंसिल नहीं कर पाते अपना सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप इतने मेंटली टायर्ड हो जाते हो। या आपको अलग अलग लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं, आप जाओगे किसी और वेबसाइट पे, उस पर कुछ और आपको ऑफर्स दिखाने लगेगा, बार बार अलग अलग वेबसाइट्स आपके सामने खुलने लगेंगी। तो ये होते हैं डार्क पैटर्न्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा। तो इसको खत्म करने के लिए अभी सेंटर ने गाइडलाइंस इशू करने की तैयारी कर रही है। उसके बाद हम नीचे चले, नीचे चले, नीचे चले, नीचे चले भाई, नीचे चले स्पोर्ट्स सेक्शन में। तो दोस्तों रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर हैं ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन, ये दोस्तों यूएस ओपन डबल्स के फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये बात आपको और बतानी थी मुझे, तो मुझे लगता है इतना अखबार अगर आप पढ़ लेंगे आज का तो काफ़ी रहेगा आपके लिए, ज़्यादा और कुछ अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और बातें पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, राधे राधे।